नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज वैसे तो लैकलस्टर ही मूवमेंट रहा। पूरे दिन एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी बाजारों में मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में तेजी के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो इंडेक्स फ्रंट पर फ्लैट, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। आज हम बातचीत करेंगे आस्था जैन जी से, हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। और आस्था मैम से बातचीत करने से पहले कुछ जो दो बड़े आंकड़े वो बाजार बंद होने का, पहले तो ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, सीधे बातचीत कर सकते हैं और गेस्ट से अपनी उनकी राय जान सकते हैं आपके शेयरों को लेकर। इसके अलावा दो बड़े इवेंट जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें पहला तो एफआई और डीआई का आंकड़ा, जो कि एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली दिखा रहा है और डीआई की तरफ से लगातार खरीदारी दिखा रहा है। तो एफआई की बिकवाली रही 593 करोड़ रुपए के आसपास की और डीआई की खरीदारी रही 1184 करोड़ रुपए के आसपास की। तो थोड़ी बहुत खरीदारी यहां देखने को मिल रही है। दूसरा नंबर आया एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजों का। ये मच अवेटेड था, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया, और क्योंकि ये नंबर कंपेरेबल नहीं है वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, तो नंबर के लिहाज से देखेंगे तो कुछ आंकड़े अनुमान से बेटर है। मुनाफे का आंकड़ा 15,976 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आया है। एनआई का आंकड़ा अनुमान से नीचे दिखाई पड़ेगा। ग्रॉस एनपीएस स्लाइटली बढ़कर आए हैं, नेट एनपीएस स्लाइटली बढ़कर आए हैं। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि मार्केट में कि शायद थोड़ी प्रोविजनिंग का नंबर बढ़कर आए या ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस ज़्यादा बढ़े, शायद ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है वो अभी करीब $1.25 ये आपके सामने है, 58-59 के रेंज में कामकाज कर रहा है। तो अगर ये 58-59 या 58.90 मान के चलिए, और क्योंकि रुपये की क्लोजिंग, जरा साथ साथ डायरेक्टर साहब रुपये की क्लोजिंग में लगाइए, वो 83-27 के आसपास है। तो एक एचडीएफसी बैंक के एडीआर के सामने 3 एचडीएफसी के शेयर आपको मिले थे। तो ये स्वैप रेशियो है। तो सीधा सीधा इसका अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो करीब 1420-1422 के आसपास एचडीएफसी बैंक का दाम होना चाहिए। 83-27 और एडीआर के दाम को अगर आप निकालेंगे तो 1630-1642 माफ कीजिएगा, वो नंबर होना चाहिए। और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1529, 1530। तो मोर और लेस एचडीएफसी बैंक स्लाइटली बढ़त तो दिखाना चाहिए इन नंबर को देखकर। बाकी अब एडीआर की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से एडीआर की क्लोजिंग आती है, लेकिन स्लाइटली ये बाजार अनुमान लगा रहा है कि 1-1.5% के आसपास शायद बढ़त देखने को एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने को मिल सकती है इन नंबर्स के लिहाज से। बट सब कुछ डिपेंड करता है एडीआर की क्लोजिंग पर भी। अब आस्था मैम की राय भी जान लेते हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो ये बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? प्योर चार्ट, खाली चार्ट के हिसाब से किन लेवल्स पर नजर रखी जाए? और दूसरी तरफ मार्केट्स को लेकर व्यू क्या आपका? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सुमित। देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में जो चार्ट से आज लोअर लेवल से थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश की, पर कल के क्लोज से आज का क्लोज अभी भी लो है। बट जिस तरह से आज रिबाउंड हुआ है, मुझे लगता है कि अभी ये कोशिश करेगा अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को टच करने की। और अगर वो ये कोशिश करता है तो ऊपर में फिर हो सकता है जो लेवल्स हमें देखने को मिले वो 1546 से लेके 1575 तक मिले। तो इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है कि अगर एक राइज आया तो 1575 तक जाने के पूरे यहाँ पे चांसेस हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि 1600 और 1622-23 का भाव बनना चाहिए, तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो ऊपर में एक बार 1600 तक की भी रैली बन सकती है अगर ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्रॉस करता है तो। सो ऑल एंड ऑल मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए कल के सत्र में और तेजी आनी चाहिए। फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 1575 किसी ने अगर लिया हुआ है तो पोजिशंस में कंटिन्यू करे। स्टॉप लॉस 1510 का रखा जा सकता है। अब निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने यहाँ पे बिल्कुल दायरे का कारोबार हमें दिखाया था। कल की ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा तेज हो। तेज होने के लिए निफ्टी को 19,805 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्रॉस करना जरूरी है। थोड़ा सा बड़ा लेवल है क्योंकि यहाँ से काफी दूरी है, पर 800 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो फिर बढ़िया तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो उस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर मुझे लगता है निफ्टी में और ज्यादा तेजी आएगी, जो निफ्टी को फर्दर ड्राइव करेगी 19,840 850 से लेके 880 तक इनिशियली। सो कल की ट्रेडिंग सेशन में मोस्टली चांसेस है कि निफ्टी हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, लेकिन 800 का पार हुआ तो तेजी और बढ़ेगी। नीचे की तरफ 635 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर भी बिल्कुल ध्यान रखें। वो ब्रेक होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट चांसेस कम लगते हैं। जी, तो आपको राय रणनीति बताई है आस्था मैम ने, क्या करना चाहिए आपको निफ्टी में, साथ साथ एचडीएफसी बैंक को लेकर भी। एक बार लास्टली एक बार फिर से एडीआर और रुपये का डॉलर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
जहां पर एडीआर करीब 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है एचडीएफसी बैंक का, और रुपये डॉलर की इक्वेशन के लिहाज से आप देखेंगे तो करीब 83-27 के जोन्स में रुपये ने क्लोजिंग दी है। तो 1.25% के आसपास की बढ़त आप मोटा मोटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के एडीआर में इनिशियली। अभी क्लोजिंग पे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर। सबसे पहले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, हरीश कुमार साहब हैं। हरीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार हरीश। मेरे पास सवाल, हाँ मेरे पास सवाल है। फ्लोरो प्राइम इंटरनेशनल के 15 शेयर हैं जी, 3,720 रुपए में। ओके। तो नजरिया मेरा 6 महीने या इससे भी लंबा हो सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है जो मैंने कैलकुलेट देखी है इसके फिगर। तो क्या सजेस्ट करते हैं सर? सही कहा आपने नवीन जी, कंपनी वैसे अच्छी है और रिसेंटली वैसे एक डायरेक्टर के सीईओ के रेजिग्नेशन की खबर के बीच में स्टॉक थोड़ा जरूर नीचे आया है, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर सपोर्टिव हैं। फ्लोरोकेमिकल में बहुत माना जाना नाम है। तो आस्था मैम, 6 महीने का नजरिया है, 3720 के दाम पर इनकी खरीदारी है, करीब करीब 25 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करना चाहिए ना? देखिए थोड़ा वीक तो अभी होगा ये, क्योंकि चार्ट्स अभी भी इतने ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव दिखा नहीं रहे, तो तैयारी रखिए, थोड़ी वीकनेस आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जैसा कैंडिडेट है। डेफिनेटली जो न्यूज आई है उसका एक हमने यहाँ पे नीजक रिएक्शन देखा है, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये शायद सारी चीजें फेड आउट होती भी नजर आएंगी अगर कंपनी यहाँ पे प्रदर्शन परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिखाएगी। तो हमें इंतजार करना चाहिए, 6 महीने के हिसाब से बिल्कुल बने रहने की सलाह है। फिर भी एक स्टॉप लॉस रख लें पोजीशन में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 3430 के आसपास, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन 6 महीने की क्योंकि समय सीमा है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। छोटे स्टॉप लॉस देंगे तो ट्रिगर जल्दी होने के चांसेस रहेंगे। तो 3400 का आप मेजरली स्टॉप लॉस रख के पोजिशन को कंटिन्यू करिए, पर थोड़ी अभी वीकनेस आ सकते हैं, उसकी भी तैयारी रखिए। तेजी के लिए एक बार 3870 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर जाने लगा तो फिर तेज होगा, नहीं तो ये 200 पॉइंट के दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। बने रहना है 3400 के स्टॉप लॉस के साथ, और पहला टारगेट 3830 का रहेगा, और उसके बाद फिर और अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे जो इनको कॉस्ट प्राइस भी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आपको राय रणनीति बताई गई है नवीन फ्लोरीन पे, और नंबर्स पे आप जरूर क्रूशली नजर रखिएगा। अब पवन जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं। पवन सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरे 2 सवाल हैं जी। एक जेबी केमिकल लिया 40 शेयर्स हैं 1500 पे, ओके। और एक जो है सी इन्फो मैप माई इंडिया जिसको बोल रहे हैं शायद आजकल ना जी, तो वो 2175 पे है 10 शेयर। ओके। तो ये दोनों शेयर आपने बहुत ज्यादा तेजी के बाद नहीं लिए हैं? सी इन्फो भी अपने नए हाई सर पर ये था। जेबी केमिकल पे जब स्प्लिट होने के बाद मतलब हो गया, ये स्प्लिट होने से पहले लिए थे हमने इसको ना। जेबी केमिकल तो चलिए ठीक है फिर भी, लेकिन सी इन्फो तो ऑल टाइम हाई से करीब भी आपने लिया है। हाँ ये सर ये बहुत ऊंचे पे ले लिया था, लिया था उससे फिर ऊपर चला गया था। ओके, नजरिया क्या रखते हैं आप पवन जी दोनों में? सर 2-3 महीने का है। 2-3 महीने का है। आस्था मैम, सी इन्फो यानी कि मैप माई इंडिया अभी हाल की लिस्टिंग है, तो चार्ट तो शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी 2175 के दाम पे इनकी खरीदारी है। और जेबी केमिकल प्री स्प्लिट लिया था, पोस्ट स्प्लिट 1500 है, क्या करना चाहिए ना? देखिए सबसे पहले सी इन्फो की बात करें तो डेफिनेटली चार्ट्स अभी थोड़े से वीक हो रहे हैं, जो भी लिमिटेड यहाँ पे हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि न्यू लिस्टिंग रहती है तो लिमिटेड होता है। तो लेकिन चार्ट्स थोड़े से अभी वीक दिखा रहे हैं। 1980 का अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है थोड़ा और ये नीचे आ सकता है, जिसमें 1800 तक के स्तर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनको लॉन्ग टर्म के लिए सी इन्फो सिस्टम को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। अभी तो गिरावट रहेगी, उसकी तैयारी रखें, पर ना निकले 1800 के ही एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में कंटिन्यू करें। और इसमें फिर से अगर तेजी आई 2050 का स्तर पार हुआ तो वापस से 2200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, 2250 के, जो कि इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि इनकी 2170 के आसपास की खरीद है जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 1800 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल जेबी केमिकल पे था। जेबी केमिकल की बात करें, जेबी केमिकल भी थोड़ा सा भी वीक हुआ है, और ये जो वीकनेस है ये एक हेल्दी वीकनेस मुझे लग रही है। चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा और नीचे आता है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड 1320 का लेवल ना क्रॉस करे, तो तब तक उठा पटक हो सकता है जारी रहे। तो इसमें भी अभी तो सलाह यही है कि बने रहे पोजीशन में। स्टॉप लॉस चाहे तो एक बार 1320 का ही रख ले, डीप स्टॉप लॉस में दे रही हूँ, और 1370 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं हुए तो अच्छा रहेगा, उसका जरूर ध्यान रखें। और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। साथ में नतीजों का सीजन भी चालू हो गया तो उनपे भी कड़ी नजर रखें, वहां से जैसे सिग्नल आते हैं उस हिसाब से फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दोनों ही काउंटर पे बने रहना है।
इस तैयारी के साथ कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट रखें पोजीशंस को। तो स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए और अर्निंग्स के ऊपर कड़ी नजर रखिएगा। रांची चलते हैं, वहां पे शीतल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीतल जी नमस्कार। शीतल जी आप सुन पा रही हैं? चलिए जी, शीतल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास सर दो शेयर की बात करनी है। एक है गार्डन रिच जी, वो 500 के भाव पर सर 100 शेयर है। ओके। और एक है सारमा एसजीएस। शर्मा एसजीएस ये 500, हाँ 530 के भाव में 200 शेयर है सर। ओके। मैं कह रहा था कि ये चलेगा या फिर उसे सेल करके मुझे एवलॉन टेक्नोलॉजी कैसा लगता है सर, उसे लेनी थी। ओके, तो ये गार्डन रीच तो आपका ऑलरेडी इतना चल चुका है, अभी और आपको उम्मीद है इसमें चलने की? जी सर, उसी उम्मीद के लिए फोन किया सर। वो चल सकती है क्या? 900,000 हो सकती है या फिर उसे मैं सेल कर दूं? चलिए, तो आस्था मैम, गार्डन रीच शिप बिल्डर 500 रुपए का इनकी खरीदारी है, 800 रुपए हो चुका ऑलरेडी, 300 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है, प्लस सिरमा एसजीएस, ये दोनों इनके पास हैं। इनसे निकलकर ये नए शेयर में निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनके चार्ट्स को देख के, क्या बने रहें या निकल जाए इनमें से किसी में? देखिए, गार्डन रीच में तो जरूरत नहीं लगती है, बने रहिए, बेटर रहेगा। चाहे से तो 770 का एक स्टॉप लॉस रख लें, यहाँ से 30-40 रुपए नीचे। अगर वो ट्रिगर होता है और उसके नीचे जाने लगता है तो फिर मुनाफा वसूल करिए, बाकी रखने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट हो रहा है डेली चार्ट पे गार्डन रीच बिल्डर्स। और अगर इसने तेजी पकड़ी तो मेरे को लगता है एक बार 820 के ऊपर ये गया तो फिर बढ़िया तेजी एक बार पकड़नी चाहिए, फिर वो 850 से लेके 970 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 820 830 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। बने रहिए पोजीशन में, 770 का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी निकलने की जरूरत लगती नहीं है इस काउंटर से। दूसरा सवाल इनका सिरमा एसजीएस पे था। सिरमा एसजीएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी वैसे तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा वीक हुआ है और इतना तेज हो गया है तो ये एक हेल्दी करेक्शन लग रहा है, प्रोवाइडेड कि कोई नेगेटिव न्यूज रिजल्ट्स की तरफ से ना आए तो मेरे हिसाब से इसमें भी निकलने की अभी तो कोई जरूरत लगती नहीं, बने रहिए। स्टॉप लॉस इसमें जरूर 590 का रखना है। सिरमा एसजीएस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, 500 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन को उसमें भी कंटिन्यू रखे। इनिशियल टारगेट हमें जो देखने को मिलेगा वो एक बार 670 का रहेगा और उसके बाद फिर और अपसाइड का लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों काउंटर्स को होल्ड रखिए, अभी ना निकलें और स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहिए। तो शीतल जी आप दोनों स्टॉक्स में बने रहिए, सो फार तो कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। और बाकी आस्था मैम की ये राय है, बाकी किसी और स्टॉक में नया निवेश करना हो तो मतलब कोई भी निवेश करना हो नया तो आप नई पूंजी से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इनमें बने रहिए, राय दी गई आपको। कीर्ति कुमार हमारे साथ मौजूद है केरला से बातचीत करने के लिए। कीर्ति जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी कीर्ति जी। नहीं सर, मैं जो गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ओके। किरीट जोशी। जी जोशी साहब, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैंने राजेश एक्सपोर्ट के 125 शेयर लिए हुए हैं। ओके। 527 के भाव से जी। और सर अभी तो वो वहां से गिरता ही जा रहा है, तो क्या अभी उसको 6 महीने तक होल्ड करना चाहिए? ये आपकी खरीदारी कब की है? मैंने 3-4 महीने पहले लिया था। ओके, तो जोशी सर कोई ट्रिगर था, कोई वजह थी लेने की? हाँ सर, उसमें क्या था कि मैंने 52 वीक हाई उसका देखा था 1000 अराउंड जी, इसीलिए मैंने सोचा डबल हो जाएगा मेरा। जोशी जी बहुत समय से इसी रेंज में ही कामकाज कर रहा है, बहुत सालों से इसने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ने निवेश किया है तो राय ले लेते हैं इसके ऊपर। आस्था मैम 125 शेयर हैं राजेश एक्सपोर्ट के 527 रुपए के दाम पर, 450 रुपए करीब का दाम है, तो इनकी पोजीशन में सो फार तो इन्हें लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, ये ऑल टाइम स्पेशली 52 वीक लो पे तो चल रहा है, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए या फिर 440 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। वो ट्रिगर हो तो कंप्लीटली एग्जिट कर जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दम लग नहीं रहा। तो एक बार 440 तक का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए, लेकिन ट्रिगर होता है तो मैं कंप्लीट एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी। अभी उसकी जगह खरीदना क्या है तो मैं वो भी बताती हूँ। देखिए, एमजीएल अच्छा लगता है, जेके टायर अच्छा लगता है, इनमें से कोई भी आप एक काउंटर में निवेश कर सकते हैं। स्पेशली जेके टायर की तो टिकट साइज भी आसपास ही है राजेश एक्सपोर्ट के, तो वहां पे मुझे लगता है कि ये 340 तक का लक्ष्य रख के वहां पे खरीदारी करें। 300 के आसपास खरीदारी कर ले जेके टायर में और 340 का लक्ष्य रखें, तो जो भी यहाँ पे मुनाफा आएगा वो शायद भरपाई करेगा अगर एग्जिट करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में से। तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। फिर भी चाहे तो एक बार 440 का वेट कर लें, लेकिन टूटता है तो निकलना ही है उसमें से।
तो जोशी जी, कोई भी तेजी मिले जहां आपका घाटा कम से कम हो, आप वहां निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा लॉजिकल आपके लिए एक राय हो सकती है। और बाकी 440 का एक स्टॉप लॉस तो है ही आपके लिए, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। लेकिन कोई भी शेयर सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि वो शेयर आधा हो गया अपने दाम से। ये इसी के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। कोई वजह होगी तभी आधा हुआ है, और अगर वो वजह फिनेंशियल नहीं है, यानी कि नंबर्स में कोई नुकसान नहीं है, तो फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन बाकी कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत ही है एक्चुअल में। अब उमेश शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं, तुलजापुर महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरे पास फैक्ट के हैं 1400 शेयर एट द रेट ऑफ है, ये है 383 जी। एंड बिरला सॉफ्ट है सर 338 500 शेयर। ओके। और होल्ड कर सकता हूँ सर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो वो थोड़ा सा जानना था सर, क्या करूँ इसमें। आसम में 2 शेयर हैं, एक है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर फैक्ट और दूसरा बिरला सॉफ्ट। क्या करें इन दोनों में? देखिए, फर्टिलाइजर जो फैक्ट वाला शेयर है एंड केमिकल ट्रावनकोर बहुत तेज हो गया है। इनफैक्ट आज भी काफी बढ़िया चाल इसने दिखाई है। जब इस तरह की तेजी आती है तो थोड़ा सा संभल जाइए। मैं ये बोलती हूँ कि या तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मुनाफा वसूल करके निकल जाए, तो वो एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि आज जिस तरह से इसने क्लोज दिया है बहुत तेज वाला, हो सकता है कि कल थोड़ा और तेजी ये दिखाए, तो अभी आप होल्ड कर लीजिए। फिर भी एक सेफर साइड पे जो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि ये स्टॉक के लिए ठीक रहेगा, वो तकरीबन 600 का ठीक रहेगा। 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और जो भी यहाँ पे अपसाइड हमें देखने को मिलेगी उसमें आप थोड़ा थोड़ा निकालना चालू करिए, क्योंकि काफी तेज हो गया है। ऐसी तेजी जब आती है तो थोड़ा सा करेक्ट भी होता है और नीचे भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी स्तरों पे निकलने का प्रयास करें और तब तक बने रहें 600 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट जो इनिशियली मेरे को लगता है इसमें अब देखने को मिलेगा, वो तकरीबन यहाँ पे हम कह सकते हैं टारगेट के तौर पे नेक्स्ट लेवल आ रहा है 700 का। 700 के टारगेट के आसपास थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करें। जी, तो 700 के आसपास आप थोड़ा मुनाफा वसूल कर लें। और एक तरफा तेजी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर ने दिखाई है। इनफैक्ट तमाम PSUs जो हैं वो इस तरह की तेजी में काम काज कर रहे हैं। 42-43 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप कंपनी अचीव कर चुकी है, महज 150 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर। तो इस लिहाज से जरा ध्यान रखिएगा, 67 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। आमतौर पे PSUs इतने महंगे मल्टीपल पे होते नहीं है, लेकिन 67 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, तो थोड़ा महंगी साइड पर है। 600 का स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशंस के अंदर आप बने रहें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ स्टॉक्स जो कि व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए हमारे से पूछे गए सवाल, उसके ऊपर हम बात। आस्था मैम से ज़्यादा सवाल लेते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आ रहे हैं। पहला सवाल विकास का आया है, उनके पास GNFC के शेयर हैं, करीब 150 शेयर हैं 645 रुपए के दाम पर। आस्था मैम, क्या राय आपकी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से GNFC को भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाएंगे 625 का और टारगेट इसमें रखेंगे इनिशियली 725 का, उसके बाद 760 का। ओके। अजय कुमार साहब पूछ रहे हैं, इनके पास डिक्सन टेक के शेयर हैं 4500 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 5040 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट इनको रखना है वो तकरीबन 5620 का पहला रहेगा और उसके बाद 5800 का दूसरा। आशीष मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि क्या KRBL में इस समय पर निवेश करना चाहिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है क्या इस भाव पे? नहीं, KRBL में अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये और नीचे आएगा। मेरे हिसाब से अभी ना निवेश करें। नीचे में हो सकता है कि एक बार 350 360 तक आए, तब वहां पे देखिएगा। वो भी उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल भी देख लीजिएगा, रिजल्ट अच्छा है तो ही करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सूरज साहब पूछ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें? 876 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 620 शेयर इनके पास हैं, कल नंबर्स भी हैं इसके, क्या करना चाहिए? देखिए, होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है कि ठीक ही रहना चाहिए ये स्टॉक। तो अभी तो बने रहने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस ट्रिक लगाएंगे तकरीबन 820 का। इसमें ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार अगर नतीजे अच्छे आए तो ये हमें एक बार 890 से लेके 900 तक जाता हुआ नजर आना चाहिए। तो अभी तो बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 820 के स्तर पे आ रहा है। गरिमा पांडे जी पूछ रहे हैं, इनके पास रेड टेप के शेयर हैं 5520 के दाम पे, रिसेंटली डीमर्ज्ड एंटिटी है, क्या करें इसमें? ये जी बिल्कुल, सुमित एक बार वापस से स्टॉक का नाम बोलो। रेड टेप वो मिर्जा से डीमर्ज हुआ जो।
यस यस, रेड टेप की बात करें तो अभी होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा सा हो सकता है रेंज बाउंड रहे, तकरीबन रेंज रहेगी 460 से 540 के बीच में, लेकिन अगर 540 का स्तर पार हुआ तो और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिलेगी। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना है। 570 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 510 का एक स्तर रख सकते हैं। जाते जाते जोमेटो 99 रुपए के दाम पे खरीदारी रंजना जी का, क्या करना चाहिए ना? जोमेटो होल्ड करने की सलाह है, ये बढ़िया तेजी में लग रहा है। एक 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, क्योंकि 90 का खरीदा हुआ है, ट्रिगर भी हुआ स्टॉप लॉस, तो दिक्कत नहीं है। ऊपर में मुझे लगता है एक बार 130 तक के स्तर ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर राय रखने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो की होल्डिंग में ये स्टॉक हो, बट मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो फिलहाल कल का बाजार को वहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।